नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। अरे सुमित्रा जी, इतनी ठंडी में आप दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हैं? क्या घर में कोई नहीं है या फिर आपकी बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ भाई, पढ़ी लिखी और पैसे वाले घर की बहू लाओगी तो ऐसा ही होगा। सुमित्रा जी की पड़ोसन शकुंतला जी कहती हैं। तभी दूसरी पड़ोसन सुनैना जी बोली, अरे बहन, अब यह क्या ही बोलेगी, दूसरों के सामने तो बहुत अच्छी बनी रहती है, पर हमारी रसोई की खिड़की की दीवार तो इनकी खिड़की से लगी हुई है, पूरे दिन आवाज आती रहती है। उनकी बहू तो घर का एक काम नहीं करती, सारा काम इनसे करवाती है। ये कहकर कि मैं बड़े घर की बेटी हूँ और आपने ही कहा था कि बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, तो अब भुगतो। कोई बहू अपनी सास से ऐसी बात करती है, पर हमें क्या, हमारा तो मनोरंजन हो जाता है। इतना कहकर दोनों ठहाका लगाते हुए वहां से चली गई। उन दोनों की बातें सुमित्रा जी के कानों में हथौड़ों की तरफ पड़ने लगी और वो सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी कमजोर है। कल तक तो उनकी बहू उन्हें बातों से परेशान करती थी, आज उसे पता था कि सुमित्रा जी मंदिर गई है, तब भी वो घर बंद करके घूमने चली गई। बेचारी सुमित्रा जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आप को ठंडी से बचा रही थी और पड़ोसियों की बातों को सोच रही थी, पर ठंडी इतनी थी कि कितना बचती। कल की आई हुई बहू उन्हें कल पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया, अब तो अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते वो उन दोनों को याद करने लगी, जब उनकी बहू नई नई ब्याह कर घर आई थी और कुछ ही दिनों में अपने रंगत दिखाने लगी। एक रोज घर में जब कोई नहीं था और सुमित्रा जी आराम कर रही थी, तभी उनकी बहू रेनू एक गिलास पानी उनके चेहरे पर फेंकते हुए बोली, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, उठो, कितना सोती हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आप हैं कि घोड़े बेचकर सो रही हैं। ये नहीं कि शाम हो गई है तो चाय के साथ कुछ बनाकर ही खाने को दे दूं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी आपके घर में कर दी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी से कुछ सैंडविच या पकौड़े बनाकर मुझे खाने को दीजिए, उसके बाद एक अदरक वाली चाय बना दीजिएगा। सुमित्रा जी हक्की बक्की रेनू को देखते रह गई, क्योंकि वो इतनी चालाक थे। जब भी सुमित्रा जी अपने पति या बेटे को उसके बाद में कुछ बताती, वो अपने आप को ऐसी सीधी सादी सती सावित्री दिखाती कि कोई उन पर विश्वास नहीं कर पाता। सुमित्रा जी बोली, बहू, कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज करो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। क्या तुम अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती थी और अपनी सोई हुई माँ को ऐसे ही जगाती थी? रेनू बोली, ओ हेलो, मेरी माँ से खुद को कंपेयर मत करो। कहाँ मेरी माँ और कहाँ आप हो? गवार जैसी दिखने वाली औरत, याद रखना, अगर अपने बेटे और पति को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ, वरना किसी दिन कंप्लेन कर दूंगी। ना कि तुम्हारा बेटा मुझे टॉर्चर करता है और तुम्हारा पति मुझ पर बुरी नजर डालता है तो जेल में दोनों सड़ेंगे और पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। अब जाओ रसोई में। इतना कहकर रेनू टीवी देखने चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, करीब 1 साल हो गए। कैसे कोई यकीन करता कि 12 महीने पहले आई नई बहू अपनी सास को इतना परेशान कर सकती है। धीरे धीरे सुमित्रा जी के पति मनदीप बाबू को भी देखने लगा। एक रोज सुमित्रा जी जब कंघी कर रही थी तो अचानक मनदीप बाबू बोले, तुम आजकल चोटी क्यों नहीं बनाती हो?
और पूरा दिन बाल खोलकर क्यों रखती हो? सुमित्रा जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तभी उनकी नजर उनके गर्दन पर पड़ी, जो पूरी काली हो रखी थी। जब मनदीप बाबू ने पूछा तो सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, अब क्या बताऊं आपसे, रेनू ने मुझे अपने कपड़ों में आयरन करने को कहा। जब मैंने मना कर दिया तो उसी आयरन को गर्म करके उसने मेरे गर्दन पर रख दी और ये कहा कि आज के बाद में बाल नहीं बांधूंगी, वरना किसी को अगर पता चला कि ये कैसे जला तो वो आप दोनों को जेल भिजवा देगी। कहते कहते सुमित्रा जी रोने लगी। मनदीप बाबू बोले, मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा मैं तुम्हें ही समझाता था कि बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार रखो। आज भी मुझे याद है वो दिन जब उस रात तुमने मुझे कहा था। कहते कहते मनदीप बाबू और सुमित्रा जी उस दिन को याद करने लगे। पहली बार सुमित्रा जी ने मनदीप बाबू से रेनू की शिकायत की थी। सुनो जी, देखो ना, शाम के 6 बज गए हैं, रेनू अभी तक बाजार से लौटकर नहीं आई है। न जाने इतनी देर बाजार में क्या कर रही है। सुबह के 10 बजे के मार्केट गई है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई बार फोन लगा चुकी हूँ लेकिन फोन भी नहीं उठाती है। बहू की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं कह रही हूँ अगर अभी इसे नहीं समझाया गया तो न जाने ये कैसा रूप ले लेगी। लोग तो घर में रहते नहीं हैं, रहना तो मुझे है इसके साथ। मनदीप बाबू ने गर्दन घुमाई और घड़ी की तरफ नजर डाली तो बोले, सच में देर तो हो गई है, अब तक वो तो बहू को आज जाना चाहिए। ऐसा करो, राहुल से फोन करके पूछ लो, शायद उसे पता हो। सुमित्रा जी बोली, आप भी हद करते हैं, वो दफ्तर में होगा, उसे क्या मालूम कि बहू सुबह से निकली हुई है, बेकार में परेशान होगा। आप भी ना। मनदीप बाबू अखबार की बच्ची खुची खबरों में लग गए। इधर सुमित्रा जी दरवाजे से कमरे और कमरे से दरवाजे तक चक्कर लगाने लगी और सोचने लगी कि अभी 3 महीना पहले ही तो अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ ब्याह कर रेनू इस घर में आई, पर बहू जैसी कोई बात नहीं, उसमें हर बात में अपनी ही चलाती हैं। जब उसे देखने गए थे तब तो उसकी माँ ने तारीफों के पुल बांधे थे। यही सोचकर मनदीप बाबू और सुमित्रा जी ने हाँ कर दी थी कि लड़की परिवार में रहती है, संस्कारी होगी। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक वैसी ही हालत रेनू की थी। जब सुमित्रा जी रेनू को देखने गई थी तो बहुत खुश होकर बोली थी कि हम तो इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। कहने और करने में फर्क होता है। इस बारीक रेनू को खुद रेनू भी नहीं समझ पाई और शादी के बाद उसने भी बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में पैजामा टी शर्ट पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम ना करना और सबसे बड़ी बात सुमित्रा जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये तो उसके लिए आम बात हो गई थी कि पति और ससुर के सामने बस वो बहस करती, पर सास पर अत्याचार तो उनके पीछे करती थी, जो आज तक किसी को पता भी नहीं चल पाया था। सुमित्रा जी समझाती भी तो रेनू उल्टा जवाब दे देती और जब कोई इधर उधर नहीं रहता तो एकाध लापड़ भी लगा देती और कहती, मैं तो आपकी बहू हूँ, इसलिए मेरे साथ आप हमेशा ऐसा व्यवहार करती हैं। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती? आप जब मुझे देखने आई थी तब तो कहती थी कि तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी, अब क्या हो गया? सुमित्रा जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। मनदीप बाबू से बोलती तो महेश जी भी उन्हें को समझा देते और कहते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी,
थोड़ा सब्र रखो। एक रोज सुमित्रा जी ने जब राहुल से कहा तो राहुल बोला, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फर्क है। पहले बहू सिर्फ बहू होती थी, पर आजकल बेटी जैसी ही होती है। थोड़ा वक्त दो, वो भी सब समझ जाएगी। सुमित्रा जी को लगा जब पति और बेटा दोनों कह रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पर आज तो हद ही हो गई। सुबह राहुल और मनदीप बाबू के ऑफिस जाने के बाद ही रेनू बाजार निकल गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। सुमित्रा जी चिंता में थी। अचानक मनदीप बाबू बोले, एक कप चाय मिलेगी? सुमित्रा जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, आपको चाय की पड़ी है? भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो बहू को, आज तो साफ साफ बात करके रहूंगी। सुमित्रा जी बड़बड़ाने लगी। इतने में राहुल भी घर आ गया और बोला, क्या बात है मम्मी, ऐसे क्यों बैठी हो? किसका इंतजार कर रही हो? मनदीप बाबू मस्खरी करते हुए बोले, हाँ भाई, हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। मनदीप बाबू की बातों पर सुमित्रा जी ने उन्हें घूरते हुए देखा और बोली, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रह गई है। कहकर तो गई थी, थोड़ी देर में आती हूँ। राहुल बीच में बोला, अरे अरे मम्मी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? कोई काम आ गया होगा। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, आ जाएगी से क्या मतलब है? आजकल जमाना कितना खराब है, पता है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन उठाकर जवाब तो दे सकती थी। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? मनदीप बाबू ने बात को संभाला और बोले, ठीक है, तुम दोनों माँ बेटे बैठकर बात करो, मैं चाय बनाता हूँ, फिर सब मिलकर चाय पिएंगे। खाना तो बनाऊंगी ना श्रीमती जी की, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मनदीप बाबू की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, हाँ, वो तो मुझे ही बनाना है, और कौन बनाएगा? सब बातें कर रहे थे। इतने में बाहर एक गाड़ी रुकी, उसमें से रेनू उतरी। उसके हाथ में बहुत सारे थैली थी। अंदर आते ही बैग एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। उन बैग्स को देखकर सुमित्रा जी का मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, बहू तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? रेनू धीरे से सबसे छुपाते हुए सुमित्रा जी के हाथों को मरोड़ते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल से खूब अच्छी सारी मेकअप का सामान और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। सुमित्रा जी इधर उधर देखते हुए बोली, पर बहू तुम्हारी शादी को अभी 3 से 4 महीना हुए हैं। अभी तो कितने कपड़े ऐसे होंगे जो तुमने पहने भी नहीं होंगे। फिर इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठा क्यों नहीं रही थी? भला ये कोई बात हुई? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। रेनू बोली, मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने गई थी, लौटकर तो घर ही आती ना। आप बार बार फ़ोन किए जा रही थी। कितना इंसल्टिंग लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले आई। इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? मेरी माँ तो मुझे कभी नहीं रोकती टोकती थी। सुमित्रा जी बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी, मन किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। 2 भाभियाँ हैं, तुम्हारी सब संभाल रही हैं, पर ये तो तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा तुम्हें ही तो सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियों को कब उठाओगी? मैं आज ही कल नहीं, सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। रेनू धीरे से बोली, कल की वजह आज ही मर जाओ,
तो अच्छा है, पर मरती कहाँ हो। देखिए मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की थी। जितना आप टोकती रहती हैं, मुझे नहीं बैठना आप लोगों के साथ। इतना कहकर रेनो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी उदास होकर बेटे की तरफ देखी तो बेटा उल्टा माँ को ही समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी हर समय उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे इतना परेशान करोगी तो एक दिन वह आपके पीछे पड़ जाएगी। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि बेटा देखो बहू मुझे मारती पीटती है। अरे चिल करो, क्यों सास बन रही हो। और साथ ही तो बजे हैं, आ तो गई ना टाइम से। यही आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बात करती। अपनी बात पूरी करके राहुल भी अपने कमरे में चला गया। सुमित्रा जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से सुमित्रा जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर मनदीप बाबू बोले, सुमित्रा तुम्हें नहीं लगता कि तुम रेनू की सास बनने की कोशिश कर रही हो। अभी बाहर जो भी हुआ, क्या उससे घर की शांति भंग नहीं होगी। बेवजह क्यों सीन क्रिएट करना है। सुमित्रा जी बोली, आपको भी यही लगता है कि गलती मेरी है। बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है। अरे क्या आपकी बेटी अगर इतनी रात को बाहर रहे तो आपको चिंता नहीं होगी। मैं भी तो उसे बेटी ही मानती हूँ, पर उसने मेरी बात का तो गलत अर्थ निकाल लिया और वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। घर के शांति बनाए रखने के लिए मैं कितना कुछ सह रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। कहते कहते वह रोने लगी। मनदीप बाबू बोले, अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो। अगर उसे बेटी की तरह मानेगी तो खुश रहेगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते मनदीप जी चुप हो गए, पर उनकी ये बात सुमित्रा जी के दिल पर जा लगी। सुमित्रा जी उदास होकर अपना फोन लेकर बड़ा मदे में आकर बैठ गई और अपनी पुरानी सहेली पूजा से अपने मन की बातें करने लगे। पूजा बोली, देख सुषमा, बहू और बेटी के बीच में फर्क तो होता है, ये बात रेनू को समझानी ही पड़ेगी। और रही बात जीजा जी और राहुल की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा। तेरे पति और बेटे के सारे काम तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि रेनू घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां समझती है या नहीं। तुम्हें खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम खुद की मदद कर सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। पूजा की बात सुमित्रा जी को समझ में आने लगी। उन्होंने थोड़ी देर में फोन रख दिया। मन ही मन न जाने उन्होंने क्या फैसला लिया, जो एक कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर एक बैग में अपना सारा सामान रखा, दवाई रखने लगी। सुमित्रा जी को सामान पैक करते देख मनदीप बाबू बोले, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या। सुमित्रा जी बोली, हाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ, भाई बहुत दिनों से बुला रहा था, सोची कुछ दिन वहीं रह आती हूँ। वैसे भी यहाँ मेरी किसी को जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मनदीप जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगा रखी हो, और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा। सुमित्रा जी एक पल को पूजा को याद करने लगी, फिर बोली, अरे आपकी लाडली बहू है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी। मनदीप बाबू बोले, अच्छा तो तुम्हें मेरी वो बात बुरी लग गई, इसलिए तुम ये तमाशा कर रही हो। सुमित्रा जी बोली, इसमें तमाशा की क्या बात है। अगर मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे रोकती।
मेरे पीछे से तो वो वही पूरा घर संभालती। यही तो कुछ देर पहले आप मुझे समझा रहे थे ना। मनदीप बाबू बोले, अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो। सुमित्रा जी ने महेश जी की बात को पूरा होने नहीं दिया और चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी। इतने में राहुल और रेनू भी बाहर आ गए। राहुल ने आते ही कहा, मम्मी खाना बन गया है। माँ के हाथ में बैग और बाहर कैब देखकर पूछा, आप कहीं जा रही हैं क्या? सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे मामा जी के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे बुला रहे थे, इसलिए सोचा था चेंज हो जाएगा। इतना कहकर सुमित्रा जी बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से रवाना हो गई। सुमित्रा जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। राहुल ने रेनू की तरफ देखा और कहा, अब रेनू बोली, अब क्या, मैं भी थक कर आई हूँ, आज तुम खाना बना लो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके तो गई होगी, तुम्हें सिर्फ रोटी ही तो बेलनी है। चलो मैं सब्जी निकाल देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में आई। फिर राहुल रोटी बेलता गया और रेनू अपना खाना खाकर चुपचाप रसोई से निकल गई और कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। अचानक राहुल हड़बड़ा कर उठा और रेनू को जगाते हुए बोला, रेनू जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं कि नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। राहुल भागता हुआ पिता के कमरे की तरफ गया। इधर रेनू चिल्लाने लगी, क्या तमाशा है, मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक खत्म नहीं हुआ है। नींद खराब कर दी मेरी। सुबह सुबह उठकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाओ, यही बच गया था। राहुल जब मनदीप बाबू के कमरे में गया तो वो भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर रेखा रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी, बर्तन झूठे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में राहुल रसोई में आया और बोला, रेनू काम वाली का फोन आया था, वो आज नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी होगी। रेनू चिड़चिड़ाते हुए बोली, राहुल मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो काम वाली भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी लेगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। रेनू की बात सुनकर राहुल एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और बोला, रेनू मम्मी भी तो ये सब अकेले आज तक संभाल रही थी न, तुम तो कभी उनकी मदद करने भी नहीं जाती थी। फिर रेनू गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता, ये सब तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, बस मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा होता मेरे आने की कुछ रोज बाद ही वो मर जाती। याद रखो, जब तक वह घर के काम काज कर रही है, मेरी बात मान रही है, तभी तक मैं शांति से रहूंगी, वरना मैं क्या करूंगी यह तुम सोच भी नहीं सकते। चलो हटो, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात जब मनदीप बाबू ने भी सुनी तो हैरान रह गए कि उनके पीछे उनकी पत्नी कितना कुछ सह रही थी और उन्हें बताने की कोशिश भी कर रही थी, पर वह यकीन नहीं कर रहे थे। सुमित्रा सब कुछ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी, पर बहू एक दिन भी घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और राहुल हमेशा उसकी मदद करते हैं। मनदीप बाबू बेटे से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वही कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर रेनू की मदद करवा दो।
इतना कहकर वो बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर रेनू ने अपनी मम्मी सुनीता जी को फोन लगाया और कहा, मम्मी मैं मायके आ रही हूँ। ममता जी बोली, आज अचानक कैसे मायके आ रही हो, सब ठीक तो है? रेनू बोली, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी सास तो रूठ कर मानो मायके जाकर बैठ गई है। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मेरी सास एक नंबर की झूठी निकली बड़बड़ाती हुई रेनू ने कल का पूरा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। सुनीता जी बोली, अच्छा तो तुम काम के डर से मायके आ रही हो? तुम्हें तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहू को डांट डपट कर एक तरफ बैठकर रखती है। खबरदार, जो तुम मेरे घर आई तो तुम्हारी बात सुनकर कहीं मेरी दोनों बहू बिगड़ न जाए और मेरे सर पर तांडव न करे। रेनू बोली, मम्मी आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही है। सुनीता जी बोली, क्यों न रोकूं, अपना घर संभाल नहीं पा रही हो और मेरे घर में आग लगाना चाहती हो। इज्जत से आओगी तो स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर कभी आई तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे, समझ लो। इतना कहकर सुनीता जी ने फोन रख दिया। रेनू हैरान रह गई कि उसकी माँ उसकी नहीं बल्कि उसकी सास का पक्ष ले रही है। अब तो मजबूरन रेनू को घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में गई और पति को काम करता देख थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर घर का काम किया, लेकिन उतने में ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों बाहर से मंगवाए। इधर सुनीता जी ने सुमित्रा जी को फोन करके अपनी बेटी के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और कहा, समधन जी आपने बिल्कुल ठीक किया। कई बार अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हम माँओं को कड़क कदम उठाने ही चाहिए। आप जो करेगी बिल्कुल सही करेगी। शाम होते होते सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इसलिए मनदीप बाबू आते समय सुमित्रा जी को मनाकर अपने साथ घर ले आए। सुमित्रा जी के घर आते ही रेनू और राहुल भी उनसे माफ़ी मांगने लगे। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया और रेनू सही मायने में उस घर की बहू बेटी बनकर अपने घर को संभालने लगी। अंत भला तो सब भला। आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसे ही कहानी सुनने के लिए।